सोचिए, दरवाजे पर दस्तक होती है, पुलिस अंदर आती है और आपके किसी जानने वाले को ले जाती है। आप पूछते हैं क्यों, वजह क्या है, और जवाब मिलता है वो बाद में पता चलेगा। ये तो बिल्कुल फिल्मी लगता है ना? पर क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये कानूनी तौर पर सही है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही ताज़ा और कह सकते हैं एक जरूरी मामले के जरिए। विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य। जी, ये मामला बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास इस केस से जुड़े सारे अदालती दस्तावेज और कानूनी विश्लेषण हैं, और आज हम इसकी गहराई से पड़ताल करके ये समझेंगे कि कैसे इस एक केस ने गिरफ्तारी के समय आम नागरिक के सबसे बड़े अधिकार को और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये विहान कुमार हैं कौन और इन पर आरोप क्या थे? देखिए, कहानी की शुरुआत होती है मार्च 2023 से। विहान कुमार के खिलाफ एक FIR दर्ज की जाती है। अच्छा। और आरोप काफी गंभीर थे, जैसे धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात। ये सब किसी बिजनेस से जुड़ा मामला लग रहा था। ठीक है, तो FIR दर्ज हुई, लेकिन बात गिरफ्तारी तक कैसे पहुंची और असल विवाद कहां से शुरू हुआ? FIR के करीब 1 साल बाद 10 जून 2024 को हरियाणा पुलिस विहान कुमार को गिरफ्तार कर लेती है। 1 साल बाद? हाँ, और यहीं से पूरे मामले का असली ड्रामा शुरू होता है। विहान कुमार का ये कहना था कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन उन्हें कभी साफ तौर पर बताया ही नहीं गया। क्या नहीं बताया गया? यही कि उनकी गिरफ्तारी का ठोस आधार क्या है, लिखित में या ठीक से मौखिक रूप में भी नहीं। उन्हें बस ये पता था कि एक FIR है, लेकिन उस FIR के आधार पर उन्हें गिरफ्तार करने की वजह क्या है वो साफ नहीं थी। 1 मिनट, क्या ये संभव है? मुझे तो हमेशा से लगता था कि पुलिस को वजह बताना तो जरूरी होता है। ये हमारे संविधान में कहीं लिखा होगा, है ना? बिल्कुल, और यहीं पर भारत के संविधान का अनुच्छेद 22(1) और CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 50 तस्वीर में आते हैं। अच्छा। अनुच्छेद 22(1) साफ कहता है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी का आधार बताए बिना हिरासत में नहीं रखा जा सकता। तो ये तो एक मौलिक अधिकार हुआ। ये कोई मामूली नियम नहीं है, ये एक मौलिक अधिकार है। सोचिए, अगर आपको यही नहीं पता कि आपको पकड़ा क्यों गया है, तो आप अपने बचाव के लिए वकील कैसे करेंगे? आप जमानत के लिए क्या दलील देंगे? ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। ये तो बहुत बुनियादी बात लगती है, लेकिन इस कहानी में एक और पहलू था जो काफी चौंकाने वाला था, है ना? वो अस्पताल वाला वाकया। हाँ, और वो इस मामले के मानवीय पहलू को दिखाता है। गिरफ्तारी के बाद विहान कुमार की तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अच्छा। और वहां पर उन्हें हथकड़ी लगाकर बिस्तर से बांध दिया गया। क्या? बिस्तर से? जी, ये एक ऐसी तस्वीर है जो किसी भी सभ्य समाज में बहुत परेशान करने वाली है। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत ही तीखी टिप्पणी की, उसे सीधे सीधे मानवीय गरिमा का अपमान बताया। एक तरफ तो ये कानूनी बहस चल रही है कि गिरफ्तारी का कारण बताया गया या नहीं, और दूसरी तरफ उस इंसान को अस्पताल में बिस्तर से बांधा हुआ है। जी बिल्कुल। ये तो मामले को एक अलग ही लेवल पे ले जाता है। तो उन्होंने इस गिरफ्तारी को चुनौती दी होगी। बिल्कुल। सबसे पहले वो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट गए, लेकिन वहां उनकी याचिका खारिज कर दी गई। खारिज कर दी गई? क्यों? हाईकोर्ट ने उनकी इस दलील को कि उन्हें आधार नहीं बताया गया ज्यादा तवज्जो नहीं दी और उसे आधारहीन मान लिया। तो हाईकोर्ट ने इसे आधारहीन कह दिया। जी। ये तो अपने आप में एक बड़ा झटका है। बहुत बड़ा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के पास क्या बचा था? उन्हें किन बुनियादी सवालों पर वापस जाना पड़ा होगा? और यहीं पर यह केस एक व्यक्तिगत मामले से बढ़कर एक बड़ा कानूनी सिद्धांत तय करने वाला मामला बन गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 सीधे और बहुत महत्वपूर्ण सवाल थे। क्या थे वो सवाल? पहला सवाल था, क्या गिरफ्तारी का आधार बताना सिर्फ एक कागजी कार्रवाई है, एक फॉर्मेलिटी है, या फिर ये एक ऐसा संवैधानिक कर्तव्य है जिसे हर हाल में पूरा करना ही होगा? अनिवार्य है या नहीं? दूसरा सवाल था कि अगर पुलिस ये आधार बताने में नाकाम रहती है तो उसका कानूनी नतीजा क्या होगा? क्या गिरफ्तारी को शुरू से ही फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अवैध मान लिया जाएगा? और तीसरा सवाल जो शायद सबसे पेचीदा था, वो ये था कि मान लीजिए गिरफ्तारी अवैध तरीके से हुई, ठीक है, लेकिन बाद में मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिमांड का आदेश दे दिया या फिर पुलिस ने चार्जशीट भी फाइल कर दी, तो क्या इन बाद की कार्रवाइयों से वो शुरुआती गैरकानूनी काम सही
या वैध हो सकता है। वाह, मतलब क्या आप एक गलत शुरुआत को बाद में ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी इमारत की नींव ही गलत हो, तो क्या आप बाद में अच्छी दीवारें या छत बनाकर उस इमारत को सुरक्षित और कानूनी बना सकते हैं? ये तो एक जबरदस्त कानूनी पहेली बन गई। जाहिर है दोनों तरफ से जोरदार बहस हुई होगी। विहान कुमार के वकील की मुख्य दलील क्या थी? उनकी दलील बहुत सीधी और साफ थी। उन्होंने कहा, संविधान का अनुच्छेद 22(1) और सीआरपीसी की धारा 50 पत्थर की लकीर है। इनका पालन नहीं हुआ, हमें गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया गया। और उन्होंने पुराने केस का भी हवाला दिया होगा। हाँ, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ही पुराने फैसलों का हवाला दिया, जैसे पंकज बंसल और प्रबीरपुर कायस्थ के मामले, जिनमें कोर्ट पहले ही कह चुका है कि ये एक मौलिक अधिकार है और इसका पालन न होने का मतलब है कि पूरी गिरफ्तारी ही असंवैधानिक है। बात खत्म। तो फिर हरियाणा सरकार के वकील इसका बचाव कैसे कर रहे थे? उनके पास इस सीधी दलील का क्या जवाब था? उनके पास 3 बड़े तर्क थे और काफी चालाकी से रखे गए थे। अच्छा। पहला, उन्होंने कहा कि कानून में कहीं नहीं लिखा है कि आधार लिखित में ही देना है। हमने उन्हें मौखिक रूप से बता दिया था। लेकिन क्या मौखिक रूप से बता दिया ये तर्क आज के जमाने में काफी है? इसमें तो कोई सबूत ही नहीं होता। आप बिल्कुल सही जगह पर सवाल उठा रहे हैं। ये तो सिर्फ पुलिस के कहने पर यकीन करने वाली बात हो गई। जी, और यही कोर्ट ने भी बाद में पूछा। पुलिस ने कहा कि उन्होंने अपनी केस डायरी में ये बात नोट की है कि आधार बता दिए गए थे। उनका दूसरा तर्क था कि जब विहान कुमार को 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, तो पुलिस ने जो रिमांड रिपोर्ट दी उसमें तो सारे आधार लिखे हुए थे, तो उन्हें पता चली गया। ये भी एक दिलचस्प मोड़ है। लेकिन क्या रिमांड रिपोर्ट आरोपी के लिए होती है या जज के लिए? बेहतरीन सवाल। इसे याद रखिएगा क्योंकि कोर्ट ने इसी पर एक अहम टिप्पणी की। ठीक है। और तीसरा तर्क? ये चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है, अदालत ने उस पर संज्ञान भी ले लिया है। अब शुरुआती गिरफ्तारी वैध थी या अवैध, ये सवाल अप्रासंगिक हो चुका है। अच्छा, तो ये तर्क है कि जो हो गया सो हो गया, अब आगे की प्रक्रिया देखो, शुरुआती गलती को भूल जाओ। जी, कि अब व्यक्ति पुलिस की नहीं बल्कि अदालत के आदेश से न्यायिक हिरासत में है। ये तो बहुत खतरनाक दलील है। तो अदालत ने इस कानूनी पहेली को सुलझाया कैसे? कहां से शुरू किया उन्होंने? अदालत ने सबसे पहले बुनियाद पर वापस जाने का फैसला किया। उन्होंने अनुच्छेद 22(1) के महत्व को फिर से स्थापित किया। कैसे? कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी का आधार बताना कोई छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं है। ये अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अटूट हिस्सा है। ये वो चाबी है जिससे कोई व्यक्ति अपनी आजादी के दरवाजे को खोलने की कोशिश शुरू कर सकता है। और क्या कोर्ट ने इस बात पर कुछ कहा कि आधार लिखित में देना जरूरी है या नहीं? हाँ, कोर्ट ने पंकज बंसल केस में दी अपनी सलाह को दोहराया। उन्होंने कहा कि कानून भले ही लिखित शब्द का इस्तेमाल ना करता हो, लेकिन भविष्य में किसी भी तरह के विवाद से बचने का सबसे अच्छा, सबसे सुरक्षित और आदर्श तरीका यही है कि पुलिस लिखित में आधार दे। सही बात है। मौखिक बातचीत में हमेशा ये बहस बनी रहेगी कि क्या कहा गया, क्या नहीं कहा गया और क्या समझा गया। लिखित रिकॉर्ड इन सब बहसों को खत्म कर देता है। ये तो हो गई सिद्धांत की बात, लेकिन सबूत का क्या? ये कैसे साबित होगा कि पुलिस ने बताया या नहीं बताया? ये हमेशा एक बड़ा सवाल होता है कि कौन साबित करेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा। और मेरे हिसाब से इस फैसले का यही सबसे क्रांतिकारी और कह सकते हैं गेम चेंजिंग हिस्सा है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्कुल साफ नियम बना दिया। अगर गिरफ्तार व्यक्ति अदालत में आकर सिर्फ इतना कह दे कि मुझे मेरी गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया गया, तो गेंद सीधी पुलिस के पाले में चली जाएगी। मतलब? वैधानिक कर्तव्य का पालन किया था। वाह, मतलब अब नागरिक को यह साबित नहीं करना होगा कि उसे नहीं बताया गया, जो कि वैसे भी एक नकारात्मक बात को साबित करना लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल। अब पुलिस को साबित करना होगा कि उन्होंने हाँ बताया था। बिल्कुल। ये कुछ ऐसा है कि पहले जिसे गिरफ्तार किया गया है उसे साबित करना पड़ता था कि उसे अंधेरे में रखा गया है। अब पुलिस को साबित करना होगा कि उन्होंने टॉर्च जलाई थी और इसका सबूत भी दिखाना होगा। इस एक सिद्धांत ने तो शक्ति के संतुलन को बहुत हद तक नागरिक के पक्ष में झुका दिया है। बहुत ज्यादा। इस एक नियम ने तो हरियाणा सरकार की दलीलों की कमर ही तोड़ दी होगी। पूरी तरह से। इसी सिद्धांत के आधार पर कोर्ट ने पुलिस की एक एक दलील को खारिज कर दिया। जैसे? पुलिस ने कहा कि हमने केस डायरी में लिखा है। कोर्ट ने उस एंट्री को देखा और कहा कि ये तो बहुत अस्पष्ट है, मतलब वेग है, और ऐसा लगता है जैसे बाद में सोचकर लिखी गई बात हो। मतलब एन आफ्टर थॉट। जी। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ ये लिख देना कि आधार बता दिए गए
काफ़ी नहीं है। आपके पास कोई समकालीन रिकॉर्ड होना चाहिए, कोई मेमो होना चाहिए जिस पर गिरफ्तार व्यक्ति के दस्तखत हों, ताकि ये साबित हो सके कि सूचना दी गई थी। और उस दलील का क्या हुआ कि परिवार को तो बता ही दिया था? कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 22 क्लॉज 1 का अधिकार गिरफ्तार व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार है। सही बात है। उसके वकील या परिवार को बताना इस अधिकार का विकल्प नहीं हो सकता। जानकारी सीधे उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए जिसकी आज़ादी छीनी जा रही है। और रिमांड रिपोर्ट वाली दलील? उस पर कोर्ट ने वही कहा जो आपने पहले पूछा था। वो रिपोर्ट जज के लिए होती है, आरोपी को सूचित करने का जरिया नहीं है। तो अब बचता है उनका सबसे बड़ा तर्क कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद गिरफ्तारी को चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका कोर्ट ने क्या जवाब दिया है? यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने वो सिद्धांत दिया जो आने वाले कई सालों तक नजीर बनेगा। क्या कहा कोर्ट ने? उन्होंने साफ शब्दों में कहा, जो गिरफ्तारी अपनी बुनियाद में ही गैर कानूनी और असंवैधानिक है, उसे बाद की किसी भी कार्रवाई से वैध नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल सीधी बात। कोर्ट ने कहा कि अगर हम सरकार की ये दलील मान लें तो इसका मतलब होगा कि हम अनुच्छेद 21 और 22 को पूरी तरह से बेमतलब और बेअसर बना रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस किसी को भी अवैध रूप से गिरफ्तार कर ले, कुछ दिन हिरासत में रखे और फिर बस एक चार्जशीट दाखिल करके अपनी शुरुआती गैर कानूनी हरकत पर पर्दा डाल दे। आपने बिल्कुल सही समझा। कोर्ट ने कहा कि ये मौलिक अधिकारों के साथ एक धोखा होगा। जो चीज शुरू से ही जहरीली है, उसे बाद में आप किसी मीठी चीज में लपेटकर सेहतमंद नहीं बना सकते। एक अवैध गिरफ्तारी हमेशा अवैध ही रहेगी। तो इन सब विश्लेषण और तर्कों को सुनने के बाद आखिरी फैसला क्या आया? सुप्रीम कोर्ट ने विहान कुमार की अपील को मंजूर कर लिया। उनकी 10 जून 2024 की गिरफ्तारी को शुरू से ही अवैध, अमान्य और कानून के खिलाफ घोषित किया और उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। जी, जाहिर है अदालत ने उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। लेकिन क्या यह फैसला सिर्फ विहान कुमार की रिहाई तक ही सीमित था, या कोर्ट ने भविष्य के लिए भी कुछ दिशा निर्देश दिए? यही इस फैसले की सबसे बड़ी खासियत है। कोर्ट सिर्फ एक मामले को हल करके नहीं रुका। उन्होंने भविष्य में किसी भी तरह के भ्रम को खत्म करने के लिए 6 सुनहरे सिद्धांत या नियम तय कर दिए। 6 सिद्धांत? जी। ये अब देश की हर पुलिस फोर्स और हर निचली अदालत के लिए एक तरह से बाइबल की तरह हैं। वो 6 सिद्धांत क्या हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। पहला, कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी का आधार बताना अनिवार्य है। ये पुलिस की मर्जी पर नहीं है, ये एक मैंडेटरी ड्यूटी है। ठीक है, अनिवार्य है। दूसरा, ये सूचना सिर्फ बतानी नहीं है, बल्कि प्रभावी ढंग से देनी है, यानी ऐसी भाषा में जिसे गिरफ्तार व्यक्ति आसानी से समझ सके। अच्छा, ताकि कोई बहाना न रहे। जी, किसी को अंग्रेजी नहीं आती तो उसे हिंदी या उसकी स्थानीय भाषा में बताना होगा। तीसरा सिद्धांत तो वही होगा, सबूत का भार। बिल्कुल। तीसरा सिद्धांत है कि ये साबित करने का भार हमेशा पुलिस और जांच एजेंसी पर रहेगा कि उन्होंने इस नियम का पालन किया था। ठीक है, और चौथा? ये सबसे अहम लगता है। चौथा सिद्धांत शायद सबसे दूरगामी असर वाला है। कोर्ट ने कहा कि अगर इस नियम का पालन नहीं होता तो गिरफ्तारी शुरू से ही अवैध हो जाएगी। और रिमांड का क्या? हाँ, और उस अवैध गिरफ्तारी के आधार पर मजिस्ट्रेट से लिया गया कोई भी रिमांड आदेश भी अपने आप में अवैध हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, बाद में चार्जशीट दाखिल करने से ये शुरुआती गलती ठीक नहीं हो सकती। ये तो मजिस्ट्रेटों पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी डालता है। यहीं से 5वां सिद्धांत निकलता है। कोर्ट ने कहा कि जब किसी आरोपी को पहली बार रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए तो ये उस मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि वो खुद ये सुनिश्चित करे कि अनुच्छेद 22(1) का पालन हुआ है या नहीं। तो वो सिर्फ रबर स्टैम्प की तरह काम नहीं कर सकते। नहीं, वो आरोपी से पूछ सकते हैं, पुलिस के रिकॉर्ड देख सकते हैं। और आखिरी छठा सिद्धांत जमानत से जुड़ा है। कोर्ट ने कहा कि अगर ये साबित हो जाता है कि गिरफ्तारी अवैध थी तो ये अपने आप में जमानत देने का एक बहुत मजबूत आधार बन जाता है, चाहे उस कानून में जमानत की शर्तें कितनी भी सख्त क्यों ना हो। जी बिल्कुल। ये 6 सिद्धांत तो सच में बहुत बड़े बदलाव लाने वाले हैं। तो अगर हम इसे आम लोगों की भाषा में समझें तो उनके लिए इस फैसले का मतलब क्या है? आम जनता के लिए इसका सीधा सा मतलब है कि अब उनके पास अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए एक और भी मजबूत ढाल है। अब उन्हें पता है कि अगर पुलिस उन्हें लेने आती है तो उन्हें कारण जानने का एक पुख्ता मौलिक अधिकार है। और अगर पुलिस आनाकानी करती है तो वो यौम के वकील इस गिरफ्तारी को बहुत मजबूती से चुनौती दे सकते हैं। अब उन्हें कुछ साबित नहीं करना, पुलिस को साबित करना होगा। ये एक बहुत बड़ा मानसिक और कानूनी सहारा है। और जो कानून के छात्र हैं या जो वकालत करते हैं, उनके लिए फैसला क्या मायने रखता है? उनके लिए तो ये एक ब्रह्मास्त्र की तरह है।
अब कोई भी डिफेंस लॉयर पहली रिमांड की सुनवाई में ही मजिस्ट्रेट पर यह दबाव डाल सकता है कि वे गिरफ्तारी के आधार की जांच करें, क्योंकि अब ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उनका कर्तव्य है। और वो चार्जशीट वाली दलील? हाँ, और वो पुरानी दलील जो अक्सर सरकारी वकील देते थे कि अब तो चार्जशीट आ गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, वो दलील अब हमेशा के लिए दफन हो चुकी है। ये बचाव पक्ष को अवैध हिरासत को चुनौती देने का एक नया और सीधा रास्ता देता है। वाकई विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य का ये मामला हमें याद दिलाता है कि संविधान में लिखे गए शब्द सिर्फ स्याही के धब्बे नहीं हैं। बिल्कुल, वे हमारी आजादी की रक्षा करने वाला कवच हैं। ये फैसला पुलिस को ज्यादा जवाबदेह बनाता है और मजिस्ट्रेट को उनकी असली भूमिका की याद दिलाता है कि वो कार्यपालिका और नागरिक के बीच एक न्यायिक प्रहरी हैं, सिर्फ एक कागजी मोहर नहीं। जाते जाते एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया और बहुत ही साफ दिशा निर्देश दे दिए, लेकिन क्या इस तरह के न्यायिक फैसले सच में जमीनी स्तर पर दूर दराज के किसी पुलिस थाने में पुलिस की रोजमर्रा की कार्यप्रणाली में कोई बदलाव ला पाएंगे, या फिर ये सिर्फ कानून की मोटी मोटी किताबों में दर्ज होकर रह जाएंगे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।